नमस्कार, प्रणाम। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। आपका फिर से परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिकांग के बारे में बहुत सारे कोशिकांग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे राइबोसोम पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्जी कैप पढ़ लिया, बहुत सारा हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ लिया है। अब अगले एक कोशिकांग बस माइक्रोट्यूब्यूल्स रह जाता है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आप ये ना समझे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में तो सर कुछ बताया ही नहीं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कोशिका का एक अंगक है और यह सिलिया फ्लैजिला निर्माण में भाग लेता है। मैंने बताया कि वैसे कोशिका जो एक कोशिका से ही चलते हैं, तो उनमें एक कोशिका के चलने के लिए अंग बनाया जाएगा, प्रचलन अंग, जैसे हम लोग में पैर होता है, तो वैसे भी उन लोग में सिलिया फ्लैजिला होता है, जो रोआ रोआ टाइप का आप देखते होंगे, उनके सहारे वो लोग चलते हैं। तो सिलिया फ्लैजिला निर्माण में भाग लेता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना जानना और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आइए अगले पार्ट, हम लोग कोशिका के अगले पार्ट के बारे में, अब मतलब कोशिका के ही अंदर केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि केंद्रक क्या होता है, फिर गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, तब अच्छे से पढ़ेंगे। केंद्रक जो होता है वह कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, संपूर्ण जो भी कंट्रोल होता है कोशिका का, वो केंद्रक के पास ही रहता है। ठीक है, एक कोशिका रहेगा और एक कोशिका का जो भी ये केंद्रक है, ये कोशिका क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक के पास ही इसका सारा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, जो भी कुछ करना रहेगा यही कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? यानी कंट्रोल, पूरा कोशिका कंट्रोल किसके पास रहता है, केंद्रक के पास रहता है। क्वेश्चन आएगा तो अब देखिए, केंद्रक के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो केंद्रक के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो केंद्रक के अंदर हम लोग केंद्रक कला पढ़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने केंद्रक को जूम करके, ये जो फिगर है, ये बीच वाला केंद्रक, इसको जूम किया, बहुत सारे जूम किया और जूम करके ये फिगर बनाया। ये फिगर मैंने मतलब ये नहीं कि आप देख के हंसीएगा मत, मैं बस आपको समझाने की दृष्टि से जैसे बना दिया कि ऐसे ही है। प्रोफेशनल तरीका से मैं नहीं बनाया हूँ, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है और केंद्रक को बना दिया हूँ। केंद्रक के बीच में ये क्या है, केंद्रिका है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं, ये केंद्रक है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, केंद्रक के बाहर दोहरी झिल्ली होती है। देखिए, ये दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है। तो केंद्रक के बाहर कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली। यह झिल्ली किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। जो केंद्रक की झिल्ली होती है, यह लाइपोप्रोटीन। केंद्रक झिल्ली को ही केंद्रक कला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंद्रक कला। देखिए, ये मैंने लिखा है केंद्रक कला। यानी केंद्रक के अंदर अगर हम लोग केंद्रक के बारे में, संपूर्ण केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अंदर चार चीज को पढ़ सकते हैं। केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली क्या होता है, यानी उसे केंद्रक कला बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है वह केंद्रक द्रव्य होता है। तो वह केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रिका क्या होता है, केंद्र के बीच में क्या होता है, केंद्रिका, वो क्या होता है। और क्रोमेटिन धागे, ये सब जो लाल बना है, क्रोमेटिन धागे, वो क्या होता है। मैं एक एक चीज अच्छे से डिफाइन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग को बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। आइए देखते हैं केंद्रक कला है क्या है। तो यह केंद्रक कला जो होता है वह दोहरी झिल्ली से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से बनी होती है। मैं नोट्स में जो भी यहाँ पे बोर्ड पे अधिकतर चीज नहीं लिखा हूं, मैं नोट्स में बोलूंगा और समझाते चलूंगा। मैं एक एक वर्ड जो बोलूंगा आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिखिएगा, नोट कीजिएगा, तभी मैं जल्दी से यह चैप्टर कंप्लीट कर पाऊंगा। और क्योंकि जब मैं हर चीज लिखने लगूं तो पहला चीज कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग को टाइम भी दो प्रॉपर। वीडियो निरंतर नहीं मिलता है तो आप लोग को भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं भी अपना नियम नहीं तोड़ना चाहता हूं, रोज पढ़ाना चाहता हूं। और आप भी मेरे साथ एडवांस काम कीजिए। हाँ, इतना जरूर मैं बोलूंगा, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। जो बोर्ड पे मैं समझाऊंगा और जो बोलूंगा उसको आप नोट कीजिएगा, तब अच्छे से आपका भी तैयारी होगा और मेरे को भी उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो केंद्रक आप देख रहे हैं कोशिका के अंदर, जो किया केंद्रक देख रहे हैं, इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन देगा, केंद्र का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। मैंने पहले पार्ट में पढ़ा दिया है, आप नहीं देखें तो देख लीजिए। अब देखिए, केंद्रक कला। केंद्रक कला दोहरी झिल्ली होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। यानी कि यह जो होती है लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन मतलब क्या हुआ, यानी कि वसा और प्रोटीन से मिलकर। लाइपोप्रोटीन किससे बना है, वसा और प्रोटीन से। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। वसा और प्रोटीन से। प्रोटीन में भी कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आ गया, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि एक क्षारीय प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है यह, क्षारीय है। प्रकृति में कैसा होता है,
क्षारीय होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वसा और प्रोटीन से मिलकर लाइपोप्रोटीन बना होता है, और इसी लाइपोप्रोटीन से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं वह आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लाइपोप्रोटीन मैंने लिखा है यहाँ पे कि वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और वह भी कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और वह हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप प्लीज मेरे बोलने के अनुसार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है। अब यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य, यानी कि आधा पारगम्य। क्या होता है अर्धपारगम्य? पहले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। तो अर्धपर आधा आर पार कर सकती है यह। और यह प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में केवल पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताने ही वाला हूं, आप डिटेल से पढ़िएगा। तब तक इतना मान के चलिए कि प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित और यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है। हम लोग में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और जो विकसित है उसमें केंद्रक तो पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है केंद्रक, और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए केंद्रक द्रव्य के बारे में। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? यह जो बीच में मैट्रिक्स जैसा भाग है, यह क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। अब देखिए केंद्रक द्रव्य क्या है। तो केंद्रक द्रव्य के बारे में, यानी कि इसमें बीच बीच में बहुत सारा चीज मिला होगा। केंद्रक द्रव्य से आप क्या समझते हैं? मैट्रिक्स मतलब गाढ़ा तरल पदार्थ, बहुत सारा चीज मिक्स हुआ है इसमें, बहुत सारा लिक्विड मिक्स हुआ है, बहुत सारा चीज मिक्स हुआ है, तब जाके यह गाढ़ा हो गया है। तो इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में, वह चीज जानिए। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के मैट्रिक्स को कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। यह मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो भी तरल चीज है भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कैरियोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ। तो कैरियोलिम्फ जब मैं बोलूंगा तो समझ जाएगा कि मैं मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा हूं। तो कैरियोलिम्फ इसको बोला जाता है। समझ में आ गया आपको? और यह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। यह किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का। न्यूक्लियो प्रोटीन का। न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है, यह मैट्रिक्स को कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। और मैट्रिक्स किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब बाबू होता है न्यूक्लिक प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक और प्लस प्रोटीन, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लिक प्लस प्रोटीन, और न्यूक्लिक जैसे डीएनए आरएनए हो गया ना, उसको बोला जाता है न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आ गया? तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर यह सब डीएनए और प्रोटीन आरएनए सब में पाया जाता है। तो आरएनए डीएनए जितना होता है यह सब पाया जाता है इसमें केंद्रक द्रव्य में। तो समझ में आ गया? न्यूक्लियो प्रोटीन से यह बना होता है। इसमें केंद्रिका होती है। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रिका होती है। समझ में आ गया? केंद्रिका क्या है? क्रोमेटिन धागे। देखिए केंद्रिका के ऊपर मैंने लाल लाल टाइप का फिगर, जो ब्लैक बना है वह केंद्रिका है, लाल लाल टाइप का फिगर बनाया है, लाल लाल धागा धागा टाइप का। तो यानी यह उलझा हुआ दिखाई दिया है आपको, यानी उलझा हुआ है। एक ये सब अलग अलग होता है लेकिन उलझ जाता है। तो उलझ जाता है तो यह जाल टाइप का बन गया, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? क्रोमेटिन जालिका। एक एक का नाम क्या होता है? क्रोमेटिन। हर एक सिंगल का नाम क्या है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जब मिल गया तो क्रोमेटिन जालिका। तो यह लाल वाला क्या है? क्रोमेटिन जालिका। क्या है? क्रोमेटिन जालिका। समझ में आ गया? क्रोमेटिन जालिका। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि क्रोमेटिन जालिका जो होती है वह केंद्रक द्रव्य में ही पाई जाती है, क्रोमेटिन जालिका। अब बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है इसमें, बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, खनिज लवण पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो यह सब जो भी चीज मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा। क्या क्या बोला कि इसमें केंद्रिका पाई जाती है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं इसके बीच में, केंद्रक द्रव्य में मैं बोल रहा हूं, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, एंजाइम, खनिज, आरएनए, राइबोसोम, यह सब पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में। समझ में आ गया? अब आगे हम लोग देखते हैं केंद्रिका के बारे में कि केंद्रिका क्या है। देखिए केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट केंद्रिका के बारे में। तो केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोंटाना ने किया था 1781 में। केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोंटाना ने 1781 में। फोंटाना ने किया था। कब किया था? 1781 में। बोमेन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। केंद्रिका को न्यूक्लियोलस, क्या मैं बोला? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इसी का नाम है। तो किसने न्यूक्लियोलस कहा? बोमेन ने। बोमेन नामक वैज्ञानिक थे, तो बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस कहा। तो क्वेश्चन देगा
कि बोमेन ने न्यूक्लियोलस किसे कहा था, केंद्रिका को। केंद्रिका को न्यूक्लियोलस किसने कहा, बोमेन ने। तो बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस कब कहा था, 1840 की बात है। यह न्यूक्लियोलस कब कहा, 1840 में। तो आप एक एक चीज नोट करते चलिएगा, ठीक है। लेक्चर देने का मतलब ये है कि आप खुद मेहनत कीजिएगा, मैं बोलूंगा एक एक चीज आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो केंद्रिका की खोज किसने किया था, फोंटाना ने, और बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस 1840 में कहा था। केंद्रक में 2 केंद्रिकाएं होती है। केंद्रक के बीच में कितनी केंद्रिकाएं होती है, 2 केंद्रिकाएं होती है। ये किसी झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव्य में रहती है। यह जो होती है इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं रहता है, यानी केंद्रिका के ऊपर झिल्ली नहीं। जैसे केंद्रक के, यह पूरा केंद्रक है और केंद्रक ऊपर झिल्ली है ना, लेकिन केंद्रिका के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं रहती है। तो आप याद कर लीजिए, क्या केंद्रिका के ऊपर झिल्ली रहती है, नहीं रहती है। तो जब झिल्ली नहीं रहेगी तो डायरेक्ट केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहेगा, यानी केंद्रक द्रव्य इसे लड़ेगा, आएगा, यानी डायरेक्ट केंद्रक द्रव्य में यह सीधे संपर्क में रहता है। क्यों, क्योंकि कोई भी झिल्ली इस पर नहीं रहती है। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है डायरेक्ट। बबुआ मैं बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक ही नहीं पाया जाता है, तो केंद्रिका कहां से पाई जाएगी। तो केंद्रिका यह नहीं पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रिका गायब हो जाती है। केंद्रिका उस टाइम में उपस्थित नहीं रहती है। होता है ना कि जब कोई काम होता है तो कमजोर लोग भाग जाता है, तो जैसे ही कोशिका का विभाजन होता है तो डर के मारे केंद्रिका उसमें भाग नहीं लेती है, यानी केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय उपस्थित नहीं रहती है, ठीक है, गायब हो जाती है। केंद्रिका में 85% प्रोटीन पाया जाता है। अब केंद्रिका के भीतर कुछ लिक्विड पाया जाएगा, तो क्या क्या 85% प्रोटीन होता है, 10% आरएनए और डीएनए 5%। मैंने क्या क्या बोला कि केंद्रिका, यह केंद्रिका है, केंद्रिका में प्रोटीन जो है, प्रोटीन वह 85%, प्रोटीन कितना 85%, आरएनए कितना 10% और डीएनए कितना 5%। डीएनए कितना 5%। किसमें, केंद्रिका में बोल रहा हूं। केंद्रिका में प्रोटीन 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5% पाया जाता है। तो ऐसे केंद्रिका आपका कंप्लीट होता है। केंद्रिका की खोज किसने किया था, फोंटाना ने किया था। बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया 1840 में, ठीक है। केंद्रिका में प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए डीएनए इतना इतना % पाया जाता है। केंद्रिक जो झिल्ली होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वह भी कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखते हैं क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे क्या है। क्रोमेटिन धागे क्या है, ये धागे जाल के रूप में उलझे रहते हैं। जो क्रोमेटिन धागे हैं यह जाल के रूप में उलझा रहता है, यानी एक दूसरे में सटा रहता है, उलझा रहता है। लेकिन इसका जो ऊपरी सिरा है वह स्वतंत्र होता है। जो बाहरी वाला सिरा होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है, सीध मतलब अलग रहता है। ये नहीं कि जैसे ये 2 क्रोमेटिन है तो दोनों उलझ गया, लेकिन बाहरी वाला जो सिरा है दोनों वो क्या रहता है, स्वतंत्र। यह भी फ्री रहेगा और यह भी फ्री रहेगा। देखिए दोनों स्वतंत्र है, तो दोनों क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कोशिका विभाजन के समय ये धागे सिकुड़कर छोटा और मोटा हो जाता है। जब कोशिका विभाजन होती है तो क्रोमेटिन जो जालिका होती है, क्रोमेटिन जालिका, जो ये लाल लाल फिगर आपको दिख रहा है, क्रोमेटिन जालिका है। तो क्रोमेटिन जालिका, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका बढ़ती है और एक कोशिका 2 कोशिका बन जाती है। बताइए, एक पूरा कोशिका इसको बांट दीजिएगा तो एक कोशिका 2 कोशिका बन गई। तो एक कोशिका का जब विभाजन होता है, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, यानी कोशिका में जब सब बोल सकते हैं जैसे आदमी का जनन होता है, एक आदमी से दूसरा आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वैसे एक कोशिका से जब 2 कोशिका बनता है, उस कोशिका का निर्माण होता है, तो क्या होता है कि यह बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो क्रोमेटिन जालिका भी बटेगी। तो जब क्रोमेटिन जालिका बटेगी तो जाल है बांट दिया गया, तो सब क्रोमेटिन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और जितना क्रोमेटिन अलग अलग होगा तो क्या बनेगा, गुणसूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुणसूत्र बनेगा। और गुणसूत्र जो होता है छोटा मोटे छड़ जैसा होता है, छोटे और मोटे छड़ जैसा गुणसूत्र पाया जाता है। यानी कि बहुत सारा क्रोमेटिन जालिका है ऐसे ऐसे, और यह जब बटेगा तो छोटा और मोटा जालिका टाइप का हो जाएगा। छोटा और मोटा जालिका मतलब छोटा और मोटा छड़ जैसा हो जाएगा। और यही सब क्या है, गुणसूत्र है। अलग अलग ये क्या है, अब गुणसूत्र है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के बाद बनता है गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के बाद बनता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र के ऊपर जीन रहता है। क्या रहता है, जीन। यानी कि
गुणसूत्र के ऊपर जीन नहीं रहता है, मतलब कहने का मतलब गुणसूत्र जो है यह गुणसूत्र हो गया, यह वाहक होता है यानी कि ढोने वाली गाड़ी है, इसी के ऊपर जीन पाया जाता है। जीन छोटा छोटा जीन पाया जाता है जो होता है जीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो जान जाइए कि इसके ऊपर जीन पाया जाता है। जीन को अनुवांशिक इकाई बोलते हैं। जीन को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक इकाई। यानी कि अगर हमारे पिताजी का कुछ भी अनुवांशिक गुण, कुछ भी जो गुण है अगर हमारे पिताजी का हम में आ रहा है तो वह जीन की बदौलत ही आता है। और जीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मतलब आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। इससे छोटी इकाई नहीं होती है। इससे बड़ी इकाई डीएनए, और डीएनए से बड़ी इकाई गुणसूत्र। देखिए, तो क्या मैंने बताया कि जीन से बड़ा डीएनए, डीएनए से बड़ा गुणसूत्र। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह गुणसूत्र है, मान लीजिए तो गुणसूत्र के भीतर डीएनए है यह, और डीएनए के भीतर जीन है। गुणसूत्र के भीतर डीएनए, डीएनए के भीतर जीन। समझ में आ गया? यह गुणसूत्र है, गुणसूत्र है यह डीएनए है और यह जीन है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया? जीन हो गया। याद करवाने के लिए मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा अनुवांशिक पदार्थ यह जाने होने वाला कौन करता है? डीएनए करता है। यानी कि अनुवांशिक पदार्थ अगर पूछेगा तो डीएनए, अनुवांशिक इकाई जीन। ठीक है, गुणसूत्र तो इसको ढो के ले जाने वाला गाड़ी है, यह दोनों को ढो के ले जाने वाला गाड़ी है। समझ में आ गया? तो अनुवांशिक इकाई हो गया जीन और अनुवांशिक पदार्थ हो गया डीएनए। ठीक है, आइए हम लोग अब पढ़ रहे थे क्रोमेटिन जाली धागे के बारे में। तो क्रोमेटिन धागे बटा और बट करके क्या बना? गुणसूत्र बना। ठीक है, क्रोमेटिन धागा जालिका जो है, देखिए क्रोमेटिन धागे जो है वो उलझ करके क्रोमेटिन जालिका बना है, और वही क्रोमेटिन जालिका, यह क्रोमेटिन जालिका बना है, और क्रोमेटिन जालिका को बाटा मैंने तो गुणसूत्र बना। और गुणसूत्र ढोने वाला गाड़ी है, अपने अंदर डीएनए और जीन को लेके जाता है। तो जीन इसके ऊपर सवारी करके लेके जा रहा है। ठीक है, छोटा और मोटा छड़ जैसा रचना में टूट जाता है, यानी कि जालिका है और छोटा और मोटा छड़ जैसा रचना में टूट गया। यह समझ में आ गया? तो गुणसूत्र क्या है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमेटिन है। केंद्रक के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। क्यों? क्योंकि यह अनुवांशिक के रूप में हमारे शरीर में जाता है, जो भेजने भेजने का काम करता है, जाने का काम करता है, तो यह क्रोमेटिन ही होता है। ठीक है, जो रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्रोमेटिन किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। क्रोमेटिन किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। क्रोमेटिन भी क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, जिसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। यानी क्रोमेटिन अगर पूछ देगा कि किससे बना है क्रोमेटिन, मैं कहीं लिख दे रहा हूं आपको, अगर पूछ देगा क्रोमेटिन किससे बना है क्रोमेटिन, तो आप बोलेंगे डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए प्रोटीन से। और अगर डीएनए प्रोटीन ना दे तो डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन से क्रोमेटिन मिलकर बना होता है। और वो भी कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, क्षारीय होता है। इतना याद रखिएगा। गुणसूत्र की संख्या हर लोग में निश्चित होती है। जो भी जीवधारी होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या, जैसे हम लोग में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा। अब इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूं यहां से। देखिए, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो मैं बता दिया हूं, वीडियो पॉज करके आप पीछे करके बार बार रिवीजन कीजिए, आपको एक भी चीज दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अधिक से अधिक एक्स्ट्रा तरीका से पढ़ाऊं ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब गुणसूत्र के बारे में बताना है, तो पहले गुणसूत्र के बारे में बता दूं, फिर आपको अच्छे से बताऊंगा गुणसूत्र का फिगर कैसा होता है, कैसा होता है गुणसूत्र, फिर बताऊंगा कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। यह देखिए गुणसूत्र का फिगर है। किसका फिगर है? गुणसूत्र का। जैसे मैं बोला ना कि बट के गुणसूत्र बन गए एक, तो यही एक गुणसूत्र को मैंने जूम किया है और जूम करके यहाँ बनाया हुआ है। तो एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होता है। देखिए, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, यहाँ एक सेंटर के द्वारा दोनों जुड़ा हुआ है, तो 2 क्रोमेटिड होता है। यानी कि एक गुणसूत्र में कितना क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड। और दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़ा होता है? सेंट्रोमियर से। दोनों क्रोमेटिड जो है, दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़ा होता है? सेंट्रोमियर से। नाम क्या है इस जगह का? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र का सबसे ऊपरी भाग टेलोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? टेलोमियर। अब देखिए, जो कुछ भी हमारे आयु में वृद्धि होती है, हमारे आयु बढ़ती जाती है, तो इसी टेलोमियर की वजह से बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यह जितना बढ़ेगा, इसकी संख्या, यह जितना अपना वृद्धि करता रहेगा, उतना हमारी आयु वृद्धि करेगी। तो इसी को रोकने के लिए अभी रिसर्च चल रहा है। इसी को अगर हम लोग रोक लेंगे, टेलोमियर का बढ़ने नहीं देंगे, तो वह क्या होगा? हमारी आयु भी रुक जाएगी। तो यही टेलोमियर के चलते अगर पूछा जाएगा कि गुणसूत्र का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? टेलोमियर।
गुणसूत्र का सबसे बाहरी हिस्सा जो आपको परत दिख रहा है, जैसे बाहरी हम लोग के ऊपर चमड़ा है, तो वैसे ही गुणसूत्र का बाहरी जो ढांचा है वह पेलिकल कहलाता है। इसका नाम क्या है? पेलिकल, यानी कि बाहरी का जो कवच है ना, इसको पेलिकल कहा जाता है। तो क्वेश्चन देगा पेलिकल क्या है, तो किसी भी गुणसूत्र का बाहरी परत है। क्रोमेनिमाटा, अब गुणसूत्र के अंदर देखिएगा धागे फंसा हुआ धागा टाइप का, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके फंसा हुआ, दोनों एक दूसरे में सांप की तरह लिपटा हुआ है। तो जो आपको सांप की तरह लिपटा दिखाई दे रहा है वह एक एक दोनों क्या होता है? क्रोमेनिमाटा कहलाता है। यानी कि क्रोमेनिमाटा को अर्ध गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहता है? अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र भी कहा जाता है इसको, अर्ध गुणसूत्र क्रोमेनिमाटा को बोला जाता है अर्ध गुणसूत्र, यानी कि आधा गुणसूत्र। यह दोनों जब मिला तब जाके एक गुणसूत्र का निर्माण कर रहा है, तो आधा आधा गुणसूत्र इसको बोला जाता है क्रोमेनिमाटा को। अब यह इसके अंदर गुणसूत्र के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, तो जो भी लिक्विड भरा है उसको मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो इसके अंदर भी जो लिक्विड भरा है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब क्रोमेनिमाटा के ऊपर जीन दिखे, लाल टाइप में आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि क्रोमेनिमाटा जो सांप की तरह लिपटा हुआ है ना, इसके ऊपर लाल लाल मैंने बनाया हुआ है, यह सब क्या है? जीन है। यानी कि गुणसूत्र का अंदर जीन है, यह दिखाने का मतलब यह है गुणसूत्र के अंदर जीन पाया जाता है। यह सेंट्रोमियर के द्वारा दोनों क्रोमेटिड, देख लीजिए दोनों में फिगर बना के लिख दिया हूं कि इसको क्रोमेटिड बोला जाता है। और एक क्रोमेटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो क्रोमेटिड है किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोमियर से दोनों जुड़ा होता है। तो यानी कि गुणसूत्र ऐसे है, तो प्रथम बार कहीं अगर सिकुड़ गया, पिचक गया, प्रथम बार संकुचन हो गया, तो उसको प्राथमिक संकीर्णन बोला जाता है। और इसी संकुचन को हम लोग बोलते हैं कि दो क्रोमेटिड है, ठीक है, यहां से दिखने लगता है प्राथमिक संकीर्णन। कभी कभी गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन भी होता है, जहां कहीं दूसरा जगह पिचक गया, दूसरा जगह सट गया, तो उसको द्वितीयक संकीर्णन, संकीर्णन मतलब क्या? संकीर्ण होना, उसको छोटा हो जाना, पचक करके छोटा होना। बाहरी एक अंडाकार रचना दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसे सैटेलाइट बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सैटेलाइट क्या है? तो गुणसूत्र का सबसे निचला परत जो अंडाकार होता है वह सैटेलाइट होता है। सबसे ऊपर टेलोमियर, फिर बाहरी पेलिकल, सांप जैसा जो लिपटा है वह क्रोमेनिमाटा, अंदर लिक्विड भरा है मैट्रिक्स, दोनों क्रोमेटिड जुड़ा है सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, संकीर्णन, सैटेलाइट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही एक गुणसूत्र है। गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से बना होता है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह निश्चित होती है। हर एक जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। मैं थोड़ा दिन में ज़्यादा बोल दिया हूँ, इसलिए थोड़ा एनर्जी डाउन दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, गुणसूत्र की संख्या हर एक जीवधारी में निश्चित होती है। जैसे मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा। मनुष्य में कितना होता है? 23 जोड़ा। तो आपका अब काम रहेगा कि गूगल पे सर्च कीजिए या आपके किताब में दिया हुआ है तो आपके बुक में जाइए और अच्छे से देखिए कि जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा है। 23 जोड़ा मतलब कितना हुआ? एक जोड़ा में 2, तो 23 जोड़ा में 23 दूनी का 46। 23 जोड़ा बोलिए या 46 बोलिए, 46 बोलिए, तो मनुष्य में होता है। वैसे ही आपको गुणसूत्र की संख्या लिखकर याद कर लेना है, ठीक है, कि किसमें कितना होता है। अब देखिए, जो मनुष्य में 23 जोड़ा होता है, इसमें से 22 जोड़ा जो होता है, 22 जोड़ा वह, और 22 जोड़ा हो गया तो देखिए सब मिला के 46 है। 22 जोड़ा मतलब 44। 22 क्या मतलब बोला? जोड़ा। तो एक जोड़ा अभी बच गया, क्योंकि सब मिला के कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। तो 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा, ठीक है, मैं इसको अलग कर लिया। एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा मतलब 2, यानी कि 2 जो होता है ना, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 जो है, इसको बोला जाता है लैंगिक गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र यानी कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि कोई भी लिंग का निर्धारण, यानी कि बेटा होगा कि बेटी होगी, लड़का या लड़की जो भी है, तो वह इसी गुणसूत्र 23वां जोड़ा, इसको कौन सा जोड़ा बोला जाता है? 23वां जोड़ा, लास्टवा जोड़ा। हम लोग में कौन सा जोड़ा है? यह 23वां जोड़ा है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला जो जोड़ा है या लास्ट वाला जोड़ा है, यानी कि जो 2 है लास्ट वाला, उसको लैंगिक गुणसूत्र बोला जाता है। यानी कि लड़का और लड़की पैदा करने में, लड़का और लड़की बनने में यही जोड़ा का भूमिका होता है। यह 22 जोड़ा का कोई भूमिका नहीं है, यानी कि यह अलैंगिक गुणसूत्र है। कौन सा? अलैंगिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र है? अलैंगिक गुणसूत्र है, अलैंगिक गुणसूत्र। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ा,
चाहे जोड़ा में नहीं देगा तो 22 दूनी के 44 को होता है, ठीक है। और लैंगिक गुणसूत्र 2 होता है, जोड़ा में पूछे तो 1 जोड़ा, क्योंकि 1 जोड़ा में 2 होता है तो 1 जोड़ा, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र। अब यही गुणसूत्र बेटा और बेटी पैदा करने में मदद करता है। जैसे अगर लड़का होगा, अगर मेल होगा, लड़का होगा, तो लड़का का जो गुणसूत्र होता है यह 22 जोड़ा तो होगा, 22 जोड़ा सब में होगा, लड़का और लड़की में, मेल और फीमेल, ठीक है। यह मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब औरत, तो 22 जोड़ा तो सब में होगा, 22 जोड़ा। अब 23वां जोड़ा क्या होगा? 22 जोड़ा तो दोनों में होगा, क्योंकि 23 जोड़ा तो यह भी मनुष्य ही है, तो इसमें भी 23 जोड़ा, इसमें भी 23 जोड़ा। लेकिन मेल में जो होता है एक्स और वाई होता है, यानी कि दोनों यह जोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। कि एक्स वाई लिखने का मतलब है दोनों एक ही जोड़ा नहीं होता, अलग अलग। लेकिन औरत में दोनों एक ही जोड़ा होता है, एक्स और एक्स। समझ में आ गया? दोनों क्या होता है? एक्स और एक्स ही होता है फीमेल में, इसमें एक्स वाई होता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स वाई जो होता है किस में होता है? मेल में होता है। तो 22 जोड़ा दोनों में होगा और 23वां, यह कौन सा जोड़ा है? 23वां जोड़ा। और एक जोड़ा में 2 होता है ना, तो बार बार मैं बोल रहा हूं यह 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा, यह भी 23वां जोड़ा है। तो 23वां जोड़ा फीमेल में लड़की है तो दोनों बराबर होते हैं, यानी दोनों एक्स एक्स, वाई नहीं, एक्स एक्स, यही आता है एक्स एक्स, और इसमें एक्स वाई होता है, ठीक है। एक्स, यहाँ ए बी नहीं आप बोलिएगा, एक्स और वाई ही, क्योंकि फिक्स है, एक्स और वाई ही बोला जाता है, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। तो मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स, समझ में आ गया। अब अगर बेटा, मान लीजिए कि दोनों का रिप्रोडक्शन हुआ, दोनों का जनन हुआ और दोनों मिला, तो 22 जोड़ा तो दोनों में आएगा, 22 जोड़ा, तो 22 जोड़ा आ गया। मान लीजिए कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो रहा है तो 22 जोड़ा आ गया। 23वां जोड़ा जब आएगा इसमें से, तो एक इसमें से कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक इसमें से आएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बनाना है और 2 भाई बनाना है, तो एक माता से एक पिता से आएगा। समझ में आ गया? मान लीजिए कि माता से अगर पिता से एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आ गया, तो माता से क्या आएगा? माता से दोनों में से कोई एक्स आएगा, ये आए चाहे ये आए, हरदम माता से क्या आएगा? एक्स आएगा। यानी माता वाला फिक्स है, माता वाला एक्स तो गारंटी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। माता से क्या आ सकता है? बस एक्स ही आ सकता है, क्योंकि दोनों तो एक्स ही है, तो माता से एक्स ही आएगा। अगर पिता का एक्स वाला आ गया तो यह क्या पैदा हो गई? लड़की हो गई। लेकिन अगर पिता का एक्स वाला ना आके वाई वाला आया, तब लड़का पैदा होगा। समझ में आ गया? माता हरदम एक्स देती है, लेकिन अब पिता पे डिपेंड करता है कि पिता का गुणसूत्र एक्स आ रहा है कि वाई वाला आ रहा है। अगर एक्स वाला आ जाएगा तो दोनों एक्स एक्स मिल जाएगा, लड़की हो जाएगी। अगर वाई वाला आ जाएगा तो एक्स वाई मिलकर क्या होगा? लड़का। यानी कि बच्चा जो पैदा होता है तो वह लड़का है कि लड़की है, यह किस पे डिपेंड करता है? पिता पे डिपेंड करता है, नहीं कि माता पे। गांव में बहुत लोग होता है कि लड़कियों को क्रिटिसाइज करता है, लड़कियों को बोलता है कि अगर बार बार लड़की पैदा हो रही है, मतलब कोई महिला, कोई माता की बार बार लड़की पैदा हो रही है, तो उनको बोला जाता है कि इनमें दोष है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला में कुछ भी दोष नहीं होता है, वो जो भी दोष है किस में दोष होता है? पिता में होता है, पुरुष में होता है। इसीलिए जब भी ऐसा हो तो वह पुरुष जिम्मेदार होता है, न कि महिला जिम्मेदार होती है। अगर किसी की बार बार बेटी हो रही है तो इसमें पुरुष की भूमिका है, ना कि महिला की। महिला का तो फिक्स होता है, वह एक्स ही आएगा। और पुरुष का जब एक्स नहीं आके वाई आता है तो लड़का होगा, पुरुष का जब एक्स आएगा तो लड़की होगी। तो कौन जिम्मेदार हुआ? पिता जिम्मेदार हुआ, ना कि बेटी या महिला जिम्मेदार हुई। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जो मैट्रिक्स होता है। अब देखिए, इसमें जो गाढ़ा भाग है मैट्रिक्स है, इतना मैं अच्छे से बता दिया हूँ, यह सब आपको लोग को अच्छे से पता चल गया होगा। और जो भी जीन होता है वह गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर बहुत सारे जीन होते हैं, जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षण हस्तांतरित होते हैं, यही जीन की वजह से। अगर हमारा लक्षण हमारे बेटा में जाएगा, तो जैसे हमारा मान लीजिए क्रोध है, तो क्रोध अगर उसमें जाएगा तो कुछ कुछ अनुवांशिक गुण रहता है, यानी बेटा और बाप वाला गुण कुछ बेटा में पाया जाता है, यही जीनों की वजह से। समझ में आ गया? इसी जीन के वजह से और डीएनए के वजह से। इसीलिए आपको डीएनए का टेस्ट होता है। मैंने पीछे क्लास में बताया भी था कि जब एक बच्चा है और बच्चा की माता का पता लगाना है, मान लीजिए कि उस पर 2 माता ने कब्जे ये कर दिया कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, 2 माता आके अधिकार कर ली, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में गया केस हो गया उस पर। अब कैसे पता लगाया जाएगा? तो दोनों माता का डीएनए टेस्ट होगा, दोनों माता का डीएनए लिया जाएगा और यह बच्चा का भी डीएनए लिया जाएगा और मिलाया जाएगा। समझ में आ गया? तो अब बताइए, और जिससे मिलेगा वह हो गया। अब बताइए कि माता का डीएनए के लिए माता का जांच करना है तो हमारा कौन सा डीएनए लिया जाएगा?
केंद्रक वाला डीएनए, क्योंकि केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने पीछे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ा है, आप लोग देख लीजिए और मेरा हर वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन नॉलेज होगा। ठीक है, तो माता वाला जो डीएनए होता है उसी डीएनए का टेस्ट होता है, ना कि न्यूक्लियस वाला डीएनए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो डीएनए है वही डीएनए का टेस्ट होता है। हमारा भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही डीएनए टेस्ट होगा और तब जाके पता चलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए आता है वह माता से ही आता है, पिता से नहीं आता है। इसीलिए तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। कुछ भी अगर दिक्कत होगा, मुझे नहीं लगता, हाँ एक दो चीज यहाँ पे छोड़ा हुआ है कि गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। गुणसूत्र का खोज किसने किया? स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, और गुणसूत्र का नामकरण वोल्डियर ने दिया था। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में और वोल्डियर ने रंगीन भाग। वोल्डियर ने ही कहा था कि इसका नाम क्रोमोजोम रखा जाए, यानी कि रंगीन। क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है? रंगीन भाग होता है। क्रोमोजोम का अर्थ ही होता है रंगीन भाग, तो क्रोमोजोम नाम इसीलिए दिया था। क्यों? क्योंकि यह रंगीन भाग लेके इसमें डाले, और जैसे ही रंगीन भाग डाले तो देखे क्या कि गुणसूत्र जो होता है वह रंगीन भाग से लिपट गया, यानी इसीलिए मैं रंगीन भाग से दिखाया हुआ हूं। गुणसूत्र का पार्ट जो है रंगीन भाग से लिपट गया, इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? क्रोमोजोम दे दिया। तो इसका नामकरण पूछेगा, क्रोमोजोम का नामकरण किसने दिया? वोल्डियर ने। और क्रोमोजोम का खोज किसने किया? स्ट्रॉसबर्गर ने। मुझे जहां तक लगता है कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ हूं। ठीक है, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।